समझती हूँ हमारी सबकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है अच्छा करने की। मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं आज जो पूरी दुनिया में जो भारत का नाम है वो मोदी जी महबूबा जी ये कहती थी कि अगर 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन अब एक गोली यहाँ से चलती वहां से चलेगी, अगर टेररिस्ट की तो यहाँ से 10 गोलियां चलाएंगे। नमस्कार। प्रोग्राम एक मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं रितिका त्रेहान। ये है चीफ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की। रितिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। रितिका जी, भारतीय जनता पार्टी में आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ा सा बताएंगे आप किस तरह से आपकी ये जर्नी रही और आपने सियासत को क्यों चुना, फिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी शुरू से हमारी एक जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस फैमिली की है। और मैंने खुद अपना, शायद दर्शकों को पता होगा जो जम्मू के रहने वाले हैं, कि होटल रिट्स मैनर मेरा है। और साथ में मैं पायनियर हूँ इसमें अपने होटल को चलाने में। हम स्टार्ट करने में खुद ही हमने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और माय फादर वाज बैक, तो वो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया होटल। तो उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर बनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लुक सैलून है छन्नी में, वो भी होटल के अंदर है, वो भी मैंने एक नेम लिया, एक ब्रांड का नेम लिया। फिर उसके बाद मैं एक मेकअप सीखा मैंने बाहर से, और एक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ आज, रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ साथ साथ में। तो मेकअप की दुनिया में काफ़ी नाम है जी, कह सकते हैं कि लोग पसंद करते हैं। तो बॉलीवुड में भी मैंने प्रीति जिंटा जी का भी किया है, मंदिरा बेदी जी का भी मेकअप किया है, अवार्ड्स भी विन किए हैं। और हमारे फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के मिस्टर बादल जी से उनका मेरे को 3 बारी कंसेक्टिवली बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मेरे को मिला। काफ़ी अवार्ड जीते हैं जी। तो उसके बाद मेरा हमेशा से एक था कि मैं थोड़ा सा मेरा था कि मैं सोशल वर्क करूं, तो मैं सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। लेकिन मैंने कभी आप मानेंगे नहीं कि मैंने कभी सोशल मीडिया पे अपना डाला ही नहीं। जी। क्योंकि तब था कि नहीं, सोशल काम करना होता है, अच्छा काम करना होता है, तो किसी को बता के नहीं करना। जैसे लेफ्ट हैंड से आप काम करो तो राइट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप अच्छा काम, मतलब लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो बस यही मेरा एक मानना था। और मेरे फादर भी हमेशा यही कहते थे, मेरे फादर लॉ भी यही कहते थे कि आप हमेशा अच्छा काम करते जाओ और फल की इच्छा ना करो, किसी को पता ना चले आप। बट उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप इतना सोशल वर्क करते हो तो आप किसी को ज्वाइन कर लो, एक प्लेटफॉर्म ले लो। नाउ आई हैव ग्रोन अप गर्ल्स, 2 बेटियां हैं मेरी, वो बड़ी हैं, मैरिजेबल एज भी है एक की। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म एक ले लेते हैं। फिर मैंने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन किया, 2 साल मैंने उसमें भी काम किया जी। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब राइट टाइम है, यू ज्वाइन सम पार्टी। बट मेरा ये मानना था कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। पर मैं मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो काम करने के तरीके हैं उनसे इतना प्रभावित हूं मैं। मैं पहले से हूँ, अब तो बहुत ही ज्यादा हूँ, जिस जो इतना पता चलता जा रहा है मोदी जी के बारे में कि मैंने कहा कि मैं अगर कोई पार्टी कभी जिंदगी में मैंने ज्वाइन की तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। क्योंकि मोदी जी मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने, शुरू से मैं देखती आ रही हूँ कि वो देश से, जब 2014 से क्या हालात थे हमारे, उससे पहले और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश आज 5th जो इकोनॉमी में खड़ा हुआ है। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे, सबने ही देखा है कि हमारे देश में जितनी तेजी से प्रगति हो रही है, वैसी प्रगति कभी भी 70 सालों में किसी को देखने को नहीं मिली। तो मेरा यही मानना है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी जी जो हैं, वो बहुत ही एक रोल मॉडल है मेरे लिए जी। आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है क्योंकि स्पोक्स पर्सन है जी। जो पार्टी की बात है वो लोगों तक पहुंचानी, मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचानी, और मीडिया से आप काफी दूर रहती रही, सोशल मीडिया से खास कर। सोशल मीडिया से तो यहाँ आने के बाद तो ये तो आपको कोई प्रॉब्लम, दिक्कत तो नहीं आ रही कि आप सोशल मीडिया में, क्योंकि आप तो पार्टी की हर बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल लेना पड़ता है जी। अब तो मीडिया ही है जो सब कुछ है जी।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप एक ने कहा कि होटल भी है, मेकअप डायरेक्टर भी है, आपका सैलून भी है, सब कुछ है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो पॉलिटिक्स में आने के बाद ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं और किस तरह से इनके लिए समय निकाल लेती हैं? जी मैंने वही कहा कि एक तो मैं बहुत प्रभावित हूँ मोदी जी से जी। और सरकार से कि इतने अच्छे जो काम कर रहे हैं, इसमें मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ साथ में। और मैं समझती हूँ हमारी सबकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है अच्छा करने की लोगों के साथ। अगर आपने कोई पहचान बनानी है तो लोगों के साथ अच्छा जेन्युइनली करना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज मतलब फोटो खींचने के लिए खाली दिखा दिया कि आप हाँ अच्छा काम करने गए हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया और आपने दिखा दिया। जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो काम करते हैं तभी सबको नजर आ रहा है आज, तभी हमारा भारत आज 5वें नंबर पर है। और मेरे को लगता है अगर मोदी जी दोबारा तो आएंगे ही, जब 2024 के इलेक्शंस होंगे पार्लियामेंट के, उसके बाद जब मोदी जी री इलेक्ट होके आएंगे, तब मेरा मानना है कि जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाएंगे कि भारत तीसरे नंबर पर बेस्ट इकोनॉमी में खड़ा होगा। इसका जी एक और बात, अच्छा जी प्लीज जी आप कंप्लीट कीजिए। अ, एक बात और मैं जानना चाहूँगी, आपको इस सारे काम के लिए फैमिली से कितनी सपोर्ट मिलती है? जी फैमिली टोटली, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरी सपोर्ट है, मेरी बैक है। मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। मैं कितनी बारी तो सोशल वर्क जहाँ पे भी करने जाती हूँ, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ होती हैं मोस्टली। अभी भी हाल ही के मैं दिवाली का हमने सेलिब्रेशन की, छोटी दिवाली पे। तो हमने बाल निकेतन में किया, जी जी आमफला में। जी जी। और हमेशा हर साल हम उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं और इतना जिनका परिवार साथ नहीं है, उनके साथ जरूर आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन कर। तब भी मेरी बेटी मेरे साथ थी। हम थोड़ी सी पोलिटिकली बात मैं आपसे जी करना जी चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के क्या हालात हैं इस वक्त, जो है चूँकि चुनाव हो नहीं रहे हैं और राज्य से ये यूटी बन गया है और लोगों की बहुत सी नाराज़गी भी है। जिस तरह से उनको उम्मीदें थी और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जम्मू में मिली, और अब ये कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग कि हमारे काम नहीं हुए। इन सारे दौरों के बीच में अब आप 2024 की जैसे आपने बात की है कि नरेंद्र जी मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव आ रहे हैं, तो लोगों को बीच में आप किस तरह जाएंगी, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगे, किस तरह उन्हें कहेंगे वोट देने के लिए, किस तरह से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए आप जोर लगाएंगे? ये देखिए, जैसे सबको पता है कि मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। अगर मैं आज आप यहाँ पर आई हूँ तो उपलब्धियां मैं काउंट करवाने नहीं आई हूँ, क्योंकि उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं हैं। एक आज मेरे को लगता है पूरा दिन, कई कई दिन लग जाएंगे अगर मोदी जी की मैं आपको उपलब्धियां गिनाने में लग जाऊं। तो आप देखिए, अ, अभी रिसेंट ही आप देखिए कि चंद्रयान 3 का बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो कोई भी लैंड नहीं कर सका हमारे चंद्रमा पे। लेकिन भारत सबसे पहला देश है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, और जिन्होंने सैटेलाइट्स इतनी लॉन्च की है। और चंद्रयान पे जो लैंड किया है, चंद्रयान 3 जो लैंड किया है चंद्रमा पे, वो हमारा ही देश है, वो हमारा भारत है, वो मोदी जी का भारत है जो इतनी ज्यादा आगे अचीवमेंट्स कर रहा है। और आज जो पूरी दुनिया में जो भारत का नाम है वो मोदी जी की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से है। लेकिन मैं मानती हूँ कि कई नौजवान नाराज होंगे, हो सकता है कि कईयों को नौकरियों के लिए, लेकिन रोजगार मेला आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने वो भी शुरू किया है। और उसमें काफी नौजवान तो हमारा आने वाली जो हमारी पहचान है वो नौजवान ही हैं। एंड मेरे को लगता है हमारी आन बान और शान जो है वो हमारे नौजवान हैं, वो आने वाले लीडर्स भी वो ही हैं। तो मेरे को लगता है रोजगार मेला की वजह से अब आज आपने देखा होगा कितनी नौकरियां नौजवानों को मिली हैं। आगे भी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द नौकरियां, जितने भी हमारे नौजवान हैं जो केपेबल भी हैं और वैसे भी, तो उन्होंने बड़े ऐसे साधन भी किए हैं जिससे कि नौजवान अब नौकरियां लें नहीं, दें भी दें नौकरी। आगे। मोदी जी की अचीवमेंट्स गिनाने को हम तो मेरे को लगता है 2-3 दिन भी कम पड़ेंगे। हाँ, तो मोदी जी अभी हम बात करते हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट
जो रेलवे है वो कहाँ पर, रियासी, हमारे जम्मू में। बिल्कुल बिल्कुल। और गुजरात में सबसे बड़ा वर्ल्ड का में जो स्टेडियम है वो बना है गुजरात में, मोदी जी की सरकार में होते होते। उससे पहले आपने देखा होगा 214 से पहले आपने ऐसी कोई उपलब्धियां देखी जो कि एक वर्ल्ड में गिना जाए कि इंडिया ने वर्ल्ड में ये कैप्चर किया या वर्ल्ड में आगे निकला कहीं किसी चीज से, कभी भी नहीं। और आप देखें जैसे गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैच्यू है वो अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी, आईफिल टावर से भी बड़ा है। तो उपलब्धियां मैं गिनाने जाऊं तो आप देखें रोड्स देखें, टनल्स देखें, आप देखें हमारे श्रीनगर तक अब रेलवे अब स्टार्ट हो रहा है, श्रीनगर टू कटरा। अभी कटरा की आप देखें ट्रेन, अब लोगों को कितनी सहूलियत हो गई है कि कटरा तक ट्रेन जाती है, लोग कहीं से भी आ जाते हैं और कटरा सीधा चले जाते हैं। अदरवाइज उनको जम्मू से होके जाना पड़ता था। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम क्यों नहीं कटरा तक मिलाए, क्योंकि इतनी महानता है माता रानी की। तो पहले ये इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए था, जो सरकार उस टाइम उस वक्त थी, तो उनको सोचना चाहिए था कुछ लोगों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए कुछ तो हम करें, कुछ ऐसी चीज करके दिखाएं जो जैसे अभी मोदी जी ने करके दिखाई है। इसके अलावा आप सोशल काज भी काफी कर रही हैं सोसाइटी के लिए, क्या कर रहे हैं आप सब? जी, अभी हाल ही मैंने ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को, लास्ट ईयर भी मोदी जी का जब जन्मदिन था तो मोदी जी यही कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर कोई, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे कार्यकर्ता कोई भी ऐसा हो कि केक काट रहा है मोदी जी के नाम पे या कुछ ऐसे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आप ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स को अडॉप्ट करो, कैंसर के पेशेंट्स को अडॉप्ट करो और उनकी देखभाल करो। यही नहीं कि अडॉप्ट करके छोड़ दिया उनको, उनकी दवाइयों का ख्याल रखो, उनके पालन पोषण का ध्यान रखो। जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ध्यान कोई नहीं रख सकता, उनका परिवारजन नहीं है और इतने समर्थ नहीं है कि वो अपने ट्यूबरक्लोसिस या अपनी बीमारियों का ख्याल रख सके, तो मैंने टीबी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स को अडॉप्ट किया अभी रिसेंटली। उससे पहले भी पिछले साल भी यही किया था। और साथ में मैंने आंगनवाड़ी बच्चों को भी अडॉप्ट किया है। वोकल फॉर लोकल, आप देखिए मोदी जी वोकल फॉर लोकल के लिए कितने ध्यान रखते हैं कि जो हमारे लोकल कारीगर हैं, आपने देखा भी होगा, मन की बात में भी देखा होगा, आप देखिए कितने हमारे लोकल कारीगरों को, अभी राम मंदिर जो बन रहा है उसमें ही कितने हजारों कारीगरों को काम मिला है। लोकल फॉर वोकल को इतना दिया जा रहा है लाइमलाइट, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे जो लोकल कारीगर हैं, जैसे पश्मीना, आप देखिए हमारे कश्मीर की बात लीजिए कि पश्मीना को अभी जीआई सर्टिफिकेट दिया गया है, कारपेट को दिया गया है, कश्मीर के कारपेट्स को दिया गया है, और हमारी बसोली की पेंटिंग को दिया गया है। जम्मू कश्मीर की ही बात ले लीजिए आप जी, डोडा उधमपुर कंसोर्सी की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट की कोई ना कोई आइटम वहां पे जैसे टैग मिला है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, जीआई सर्टिफिकेट इतना आसान नहीं होता मिलना, लेकिन मोदी जी की सरकार है जिसने ये करके दिखाया, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही इतना कुछ किया। अभी आप देखिए अब्दुल्ला साहब ये कहते थे कि 370, मोदी जी 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे लेकिन 370 नहीं हटा सकते, लेकिन 370 हटी। महबूबा जी ये कहती थी कि अगर 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कोई ऐसा हाथ नहीं मिलेगा कि तिरंगा उठा सके। लेकिन आज आप देखिए हर जगह जगह तिरंगा, हर घर तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर में, हर घर घर तिरंगा। और वहां पर तिरंगा क्या, टूरिस्ट देखिए आप, हमारा तिरंगा तो लहरा ही रहा है, मोदी जी की सरकार है, तिरंगा हर जगह लहराएगा। और टूरिस्ट देखिए, टूरिस्ट कितना फायदा हो रहा है लोगों को, कश्मीर के जम्मू के लोगों को कितना फायदा हो रहा है। आज शांति है, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, कोई पत्थरबाजी नहीं है। अगर एक गोली, पहली सरकार जब थी तो एक गोली चलती थी तो वहां से कोई रेसिप्रोकेट नहीं करती थी सरकार, लेकिन अब एक गोली यहां से चलती वहां से चलेगी अगर टेररिस्ट की, तो यहां से 10 गोलियां चलाएंगे। तो अभी भी टेररिज्म आप देखिए खत्म हो चुका है टोटली। मतलब आप देखिए पिछली सरकारों ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या करके दिखाया, आप ये देखिए जी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जी इस वक्त जम्मू में अंदर भी, खासकर पूरे देश में भी है कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, इस बात को लेके है। और जम्मू में भी हाल में टोगरा स्वाभिमान के जो चौधरी लाल सिंह है, उनके वहाँ में सर्च ऑपरेशन भी हुए हैं, उसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया है। उनके ऊपर आरोप लगाया है
कि उन्होंने 300 कनाल जो ज़मीन है ज़बरदस्ती कब्जा की ट्रस्ट के हिसाब से, और भी बहुत से आरोप इन पे ज़मीनों के बारे में लगे हैं। लेकिन उनके जितने भी समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इन्हें फंसा रही है, जानबूझकर इन्हें ईडी का जो रेड्स करवा रही है, इन्हें अरेस्ट करवा रही है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल साफ एंड बिल्कुल पाक एंड साफ है। ये देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि ईडी एक एजेंसी है जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है। ईडी को किसी एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ईडी के ऊपर भी कोई सरकार है। तो एक जो सरकार होती है, जैसे सरकार हमारी है, अगर बीजेपी की सरकार है सेंटर में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इंस्ट्रक्शंस देगी। ईडी को कोई इंस्ट्रक्शंस देने का वो इतना कोई केपेबल नहीं है, और इतना कोई वो नहीं है कि ईडी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। लेकिन ईडी जो भी करेगी वो कानून के दायरे में रह के करेगी। उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, जो अगर चौधरी लाल सिंह जी निर्दोष हैं, तो सबसे बेस्ट यही चीज है कि उनको सोशल मीडिया पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो जिस केस में वो अरेस्ट हुए हैं, उनको सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स लीक कर देने चाहिए, ताकि सब लोगों को भी पता चले कि उन्होंने कोई अगर जमीन नहीं ली है तो कोई जमीन नहीं ली है। इससे क्या होगा कि उनकी इमेज भी क्लियर हो जाएगी। कोर्ट्स के पास तो ऑलरेडी वो गए ही होंगे, उनके लॉयर्स भी होंगे, तो कोर्ट्स को भी पता होगा, सबको पता चल जाएगा। मेरे को लगता है पूरे जम्मू कश्मीर को, सब लोगों को भी पता लग जाएगा कि कितने वो निर्दोष हैं, और अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं। बिल्कुल ठीक है जितका आपने उनको सही कहा। अगर वो निर्दोष है, उन्होंने किसी जमीन पे कब्जा नहीं किया, तो अपने वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया पे डाल दें। उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, लोग खुद ब खुद कह देंगे। ईडी को भी पता चल जाएगा इसकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तक उन्होंने दूर से, उनकी धर्मपत्नी ने कोई कागज लिखाए हैं जरूर, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे डाला नहीं है अभी तक दिखाया ऐसे दूर से दिखाने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आई एम श्योर उनको जरूर इससे बहुत फायदा होगा। और ईडी को भी उन्होंने दिखाए होंगे डॉक्यूमेंट्स, अगर उनके पास होंगे। तो ईडी कोई किसी की प्राइवेट एक एजेंसी अपनी है, अपने मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईडी को कोई भी दबा सकता है, या कोई भी सरकार ऐसी आए कि ईडी को दबा सकती हो। रितिका जी, मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या एक मैसेज देना चाहती हैं समाज के अंदर, क्योंकि जिस तरह से अब तो बहुत सी महिलाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप एक महिला हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, फिर भी आज की डेट में जिस तरह से महिलाओं को बाहर आना चाहिए, सोशल काज करने चाहिए, सियासत में आना चाहिए, बहुत कम आ रही हैं, उतने आ नहीं रही हैं। हालांकि रिजर्वेशन भी मिली है, हर चीज हो रही है, इसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारी मोदी सरकार ही है जिन्होंने आज वुमेन के लिए, एक महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा और 33% की रिजर्वेशन दी है। ये मुमकिन नहीं होता अगर कोई और सरकार होती। तो ये मोदी जी की जो थिंकिंग है वो आप सोचिए, सबको इक्वल रख के सोचते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो मेल्स हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदूज हैं, चाहे वो कोई भी क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं। तो मेरे को लगता है कि महिलाओं, जो हमारी महिलाएं हैं जम्मू कश्मीर की भी बहुत ही सोशल वर्क कर रही हैं, लेकिन सियासत में क्यों नहीं आना चाहती, वो मैं भी उनको बोलना चाहूंगी कि ज़रूर आप आएँ, और जो अच्छी पार्टी अपनी तरफ से आप सोचते हैं कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे कि आपको लोगों को बताने का मौका मिलेगा कि हम ये काम कर सकते हैं, या हम ये काम। ऑलरेडी बहुत सी लेडीज हैं जो बहुत अच्छे सोशल वर्क कर रही हैं, लेकिन वो खुल के एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं कर रही, जिससे कि लोगों को पता नहीं लगता। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर की लेडीज हैं बहुत ही काबिल हैं। इसका जो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आपकी जो सियासी सफर है, राजनीतिक सफर है, वो और आगे तक चले, और आप जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।